नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उसमें भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है। जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ प्रधानमंत्री पावरफुल होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। लेकिन राष्ट्रपति के नाम से ही सारे क्रियाकलाप, सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। यानी कि जितनी भी शासन व्यवस्था है वो होती राष्ट्रपति के नाम से है, लेकिन उन शक्तियों का उपयोग करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक थोड़ा सा टिपिकल टाइप है। ये सीधे सीधे निर्वाचन ना होकर अप्रत्यक्ष तौर पे होता है, और अप्रत्यक्ष तौर पे भी इसका जो निर्वाचन मंडल है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं, किस तरह से निर्वाचन होता है, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे हम जानते हैं 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। योग्यता की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या इससे अधिक हो, वह लोकसभा के सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वो सब योग्यताएं उसमें हो। वह लाभ के किसी पद पर ना हो। लाभ के पद से मतलब है वो कहीं किसी विधायिका का या कार्यपालिका का या किसी मंत्रिमंडल का सदस्य ना हो, किसी सरकार शासन के किसी लाभ के पद पर वह नियुक्त ना हो। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो कुछ इसके अपवाद भी हैं, वो जो लाभ के पद पर होते हुए भी इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन में हिस्सेदारी कर सकते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति, वो इसमें निर्वाचन में हिस्सेदारी कर सकते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में देख लेते हैं कौन कौन लोग आते हैं। निर्वाचन मंडल में एक तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य आते हैं, लोकसभा व राज्यसभा। जैसे कि हम जानते हैं लोकसभा के 543 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 245, तो वो दोनों सदनों के सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी भारत के जितने राज्य हैं उनके जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य इसके इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। जो राज्य विधान परिषद है उसके सदस्य इसके निर्वाचन मंडल में नहीं आते। यानी कि विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालता। राष्ट्रपति के लिए जो वोट डालते हैं वो लोकसभा के सदस्य डालते हैं, राज्यसभा के सदस्य डालते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक डालते हैं। इसके साथ साथ दिल्ली, पांडिचेरी जो हैं, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभा है, उनके सदस्य भी इसके लिए वोट डालते हैं। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का जिस तरह से हुआ है, वहाँ के भी अब वो राज्य नहीं रहा, वो भी केंद्र शासित प्रदेशों में आ गए, तो वहाँ के भी अगर विधानसभा है तो वो लोग भी इसके लिए वोटिंग करेंगे। अब जो सदस्य चुनाव लड़ना चाहता है वो उसके चुनाव लड़ने के लिए जो है, जो प्रस्तावक हैं, 50 सदस्य 50 निर्वाचित सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही निर्वाचित सदस्य उनके अनुमोदक होने चाहिए। ये दोनों होना अनिवार्य है, 50 कम से कम इतना होना चाहिए। अब बात करते हैं कि चुनाव होता कैसे है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से मतलब है कि इसका मतलब ये है कि जो सदस्य है वो जो वोट डालेगा उसके वोटों का मूल्य कितना होगा, ये एक अनुपात में तय होता है। वो किस अनुपात में तय होता है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें जो संसद के सदस्य हैं उनकी वोटों का मूल्य क्या होगा, राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी वोटों का मूल्य क्या होगा, इसके 2 छोटे छोटे फार्मूले हैं। पहला है, अगर हमें ये जानना हो कि किसी राज्य के विधायक का मत का मूल्य क्या होगा, तो उसके लिए हमें सीधा सा एक फार्मूला है। मान लीजिए हमें ये जानना है कि उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं उनके एक वोट का मूल्य क्या है, तो राज्य की कुल यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के विधानसभा के सदस्य, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जितने सदस्य हैं 404 या जितने भी हैं, आप उसे भाग देकर देखेंगे, जो संख्या आएगी उसे फिर 1000 से भाग दे दीजिए। राज्य की कुल जनसंख्या जितनी है उसे राज्य की विधानसभा से भाग देने के बाद में जो भी संख्या आती है उसे फिर जो है वो 1000 से भाग दे देंगे, तो जो संख्या आएगी वो उस व्यक्ति के वोट का मूल्य होगा। इसी तरह सांसद के वोट का मूल्य, जितने विधायकों के वोट का मूल्य है, जितने भी पूरे भारत से राज्य के जितने विधानसभाएं हैं उसके विधायकों के वोट का जो टोटल मूल्य है
उसे जब हम कुल संसद सदस्य मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इंक्लूड करते हैं, जब उनसे हम भाग देंगे उससे जो आएगा वो एक सांसद के वोट का मूल्य आएगा। तो इस तरह से विधायक के एक वोट का मूल्य और सांसद के एक वोट का मूल्य जो आएगा वो इंक्लूड होगा। अब होता ये है कि इसमें ये नहीं होता कि अगर 3 कैंडिडेट या 4 कैंडिडेट, जैसे कि विधानसभा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जब चुनाव होते हैं उसमें तो ये होता है जो चाहे 10 कैंडिडेट हों, जो जिसे ज़्यादा वोट मिलती है, एक वोट से भी कैंडिडेट जीत जाता है तो वो निर्वाचित घोषित हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में जिसे ज़्यादा वोट मिल जाएगी वो राष्ट्रपति बन जाएगा, ये संभावनाएं बहुत कम हैं। ऐसा इसलिए है कि मान लीजिए कि ABC 3 कैंडिडेट ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में हैं, 3 लोग कैंडिडेट खड़े हैं, तो जो वोटर है, वोटर कौन है? संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। जो वोटर है वो किसी एक को वोट नहीं देगा, वो तीनों को वोट करेगा। एक व्यक्ति एक को वोट ना देके वो ABC तीनों को वोटिंग करेगा। वोटिंग कैसे करेगा? वो वरीयता क्रम में रखेगा। मान लीजिए मैं एक वोटर हूँ और ABC 3 ये कैंडिडेट हैं, तो मुझे लगता है कि C जो है मेरे लिए प्राथमिक है, C को मैं एक प्रथम वरीयता देता हूँ, B मेरे लिए द्वितीय वरीयता देता हूँ, A को मैं तृतीय वरीयता देता हूँ। इस तरह से हर कैंडिडेट जो है वो ABC तीनों को वोटिंग करेगा और तीनों को वोटिंग वरीयता क्रम में करेगा, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता। जब हम इस वरीयता के क्रम में वोट डालते हैं तो पहली वरीयता के वोटों की काउंटिंग होगी। प्रथम वरीयता की जब काउंटिंग होगी तो उसमें 51% वोट जिसे मिल जाएंगे। जब प्रथम वरीयता की काउंटिंग होगी 51% मत जिसे भी मिल जाएंगे वो निर्वाचित घोषित हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि इस बार जो चुनाव हुआ वो 51% ना रह के वो प्रथम वरीयता के वोट जो है वो 49% हुए, 49% होते हैं। तब क्या होगा? प्रथम वरीयता के जो वोटिंग हैं वो 51% नहीं हुए, तब उस कंडीशन में क्या होगा? वो 49% रह गए। तब ये होगा कि इन तीनों में ABC में सबसे कम वोट जिसकी होगी, सबसे कम मत जिसे मिले होंगे, वो लाइन से बाहर हो जाएगा। मान लीजिए B को सबसे कम मिले हैं तो B इस दौड़ से बाहर हो जाएगा। और B के जो वोट हैं, कौन से वोट? B को जितने मत पड़े हैं प्रथम वरीयता के छोड़कर, उसके जो द्वितीय तृतीय वरीयता के थे वो जितने भी दिए थे, मान लीजिए B को मैंने प्रथम दिया था लेकिन दूसरा वरीयता मैंने A को दे दी, तीसरी C को दे दी, तो ये जो द्वितीय और तृतीय वरीयता के वोट हैं ये जिसके हैं ये उसमें काउंट हो जाएंगे, A के A में और C के C में। इस तौर पर सबसे कम वोट वाला कैंडिडेट बाहर हो जाएगा और उसके वोट जो उस A और C के थे उनके साथ ऐड हो जाएंगे और तब तक ऐडिंग होती रहेगी जब तक ये 51% ना हो जाए। जैसे 51% हो जाएगा उस कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे केस में ये संभावना प्रबल है कि जो दूसरी वरीयता वाले कैंडिडेट था वो विजयी हो जाए। मान लीजिए प्रथम वरीयता के जो वोट प्राप्त हुए थे उसमें A कैंडिडेट को मिले थे सबसे ज़्यादा, लेकिन 51% से कम थे, और B को कम मिले थे, और इन दोनों में लगता है कि भाई ये दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में B ऊपर आ जाए और B विजयी हो जाए। तो इस तरह से राष्ट्रपति के निर्वाचन किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति के संबंध में एक ये बात कही जाती है कि वो ना कोई अपराध करते हैं और ना उन्हें कभी कोई सज़ा होती है। वह भारत के प्रथम नागरिक हैं, भारत का राष्ट्रपति। अक्सर ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। फिर राष्ट्रपति कभी कोई अपराध नहीं करता और उन्हें कभी कोई सज़ा भी नहीं होती, क्योंकि उनका जो पद है उसकी जितनी शक्तियां हैं वो उसका प्रयोग नहीं करते, उसका प्रयोग मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री करता है। तो जब उनकी शक्तियों का प्रयोग ही वो नहीं करते तो अपराध भी वो कहाँ से करेंगे। ठीक, नाम मात्र के होते हैं। कहा यह जाता है कि भारत का राष्ट्रपति एक स्टैम्प की तरह होता है, मतलब कि सारी पावर्स जो है मंत्रिमंडल और वो सब इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और इसका जो वोट मूल्य निकालने का फार्मूले, 2 फार्मूले हैं। राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा के सदस्यों से भाग देने पर जो आता है उसे 1000 से भाग दे दीजिए, जो संख्या मिलती है वो मूल्य आ जाता है निर्वाचन। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।